हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बायो। आज पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, फिर मतलब क्लास 9th में वैसे ही है चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर तो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बायोलॉजी का। फिर सेकंड है टिश्यू। टिश्यू के बाद है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर उसके बाद आता है व्हाई डू यू फॉल इल। एंड नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्स। एंड लास्ट चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। वन बाय वन है पूरा, मतलब इन स्टार्टिंग पूरा सीरियल वाइज दिया है। फर्स्ट है सेल। सेल क्या होता है, फिर सेल के बाद पढ़ेंगे वो ग्रुप ऑफ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू के बाद वही ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, फिर बीमार को पढ़ते पढ़ते हैं। फिर नेचुरल रिसोर्स का है, जैसे हम लोग इंटेक करते हैं, फूड लेते हैं। फिर हम लोग उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हाई बिल्ड क्वालिटी से मतलब फूड को गेन कैसे कर सकते हैं। सब मतलब सीरियल वाइज है, सबको पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर है सब पहला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, अब देखते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है। बहुत लोग को पता है, बहुत लोग को नहीं पता होगा। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल। सेल को बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोलते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज ये बहुत ही फंक्शन करता है बॉडी में हम लोग के। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का हम लोग का। ठीक, अब सेल क्या है, व्हाट इज सेल? सो सेल सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। सेल एक बहुत ही बेसिक यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चर से। फॉर एग्जांपल हम लोग का, जैसे कि हम लोग का कोई से भी घर बनता है, जैसे कि आप लोग का घर बना है, वो कैसे बना है, किस चीज़ से बना है? ब्रिक से बना है, ईटा से बना है। ईटा एक के ऊपर एक ईटे के ऊपर देखिए, जैसे कि ये ईटा है, फिर दूसरे ब्रिक से, फिर ऊपर एक और ईटा, फिर और एक ईट है। एक के ऊपर एक ईट, वो ईट कार करके आपका घर बना है। वैसे ही हम लोग का वो बॉडी के किस चीज़ से बना है? हम लोग का बॉडी बना है सेल से। हम लोग का बहुत ही मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब सेल है, छोटा छोटा बहुत। हम लोग जो वो सेल का साइज़ आपको पता है कितना होगा? सेल का साइज़ है 0.0001 मिलीमीटर। इतना छोटा कि हम लोग नहीं दे सकते, बहुत ही छोटा। जैसे कि पॉइंट है ना, इससे इतना इतना बड़ा है सेल का साइज़, जो हम लोग नहीं देख सकते उसको। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल, क्योंकि बहुत ही स्ट्रक्चर प्ले करता है बॉडी में। और फंक्शनल, फंक्शनल को बोलते हैं हम लोग जो भी हम चीज़ करते हैं फंक्शन, हम लोग बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन के, हाँ बहुत सारे रेस्पिरेटरी फंक्शन, सब फंक्शन कैसे हो रहा है? सेल्स के कारण हो रहा है। सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू, बनाते हैं टिश्यू मिलकर ऑर्गन। ठीक, ये सब ऑर्गन कैसे फंक्शन कर रहे हैं? सेल जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, तभी हम लोग का बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है। ओके, आगे देखते हैं। अब देख ले कि बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शन ऑफ लाइफ, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं ऑल लिविंग ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ मैक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल्ड। ये मैक्रोस्कोपिक यूनिट मतलब समझते हो, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, बहुत स्मॉलेस्ट चीज़ को मतलब बोल सकते हैं सेल। बहुत ही छोटा चीज़, ठीक, उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। अब देखते हैं, अब जो सेल के बारे में पढ़ता है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, अब सेल तो पता चलेगा सेल क्या है, ये बेसिक यूनिट है। अब देखते हैं सेल को डिस्कवर क्या क्या, आखिर कौन है जो सेल को डिस्कवर किए हैं। तो देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट हैं जो ने फर्स्ट सेल को देखा, डिस्कवर्ड किया, ऑब्जर्व किया। ठीक, अब कैसे डिस्कवर किया इसको? इन अ इन अ थिन डेड स्लाइस ऑफ कॉक, एक थिन डेड स्लाइस ऑफ कॉक इन द ईयर 1665। आपको समझ नहीं आया होगा कि डेड स्लाइस ऑफ कॉक क्या है। कॉक मतलब समझते हैं पेड़ की छाल, बार्क ऑफ ट्री जिसको बोलते हैं। उसी से मतलब इन्होंने साइंटिस्ट ने पेड़ की छाल में से डेड सेल को ऑब्जर्व किया मैक्रोस्कोप में। खुद का मैक्रोस्कोप तो खुद ही बनाया था, मैक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया। फिर उसको वो बहुत ही मतलब लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट जैसे दिखा उसको। फॉर द एग्जाम्पल देखिए, ऐसे ऐसे छोटा छोटा कंपार्टमेंट जैसे उसको दिखा सेल, तो उन्होंने उसको नाम कर दिया सेल। कैसे क्यों, किस टाइप का स्ट्रक्चर था उसका? स्ट्रक्चर ऑफ सेल लाइक अ हनी कॉम। ठीक है, हनी कॉम एंड देयर वर मैनी लिटर स्मॉल बॉक्सेस कॉल सेल। हनी का मतलब मधुमक्खी का छत्ता। ये बहुत ही छोटा छोटा पार्ट, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे आपके कहीं स्कूल में रहता है, कहीं पर भी देखे होंगे आप। तो कैसे बहुत ही छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस टाइप का रहता है। ठीक, ऐसे बॉक्सेस को उसको दिखा तो उन्होंने नाम बोल दिया इसको सेल। उसी से इसका नाम पड़ गया सेल। अब देखते हैं फर्स्ट सेल तो डिस्कवर हो गया। ठीक, अब फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था
एंटोन ली वैन हुक कब डिस्कवर किया था? 1674 ने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया एंटोन ली वैन हुक। अब सेल को डिस्कवर्ड हो गया। अब सेल बनता कैसे है? सेल सेल फॉर्मेशन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है? सेल फॉर्मेशन। सेल फॉर्मेशन वेरियस केमिकल्स सच एज वाटर, आयंस, सॉल्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे केमिकल्स से मिलाकर सेल बनता है, जैसे कि वाटर हो गया, आयन, सॉल्ट्स और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब देखें लाइक प्रोटीन है, ठीक, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन है, एक्सेट्रा। इस सब चीज़ से को वेरियस केमिकल्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सब मिला के वो बनता है एक सेल। ये सब और किस किस चीज़ से बनता है? अलॉन्ग विथ सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियस कंस्टिट्यूट अ सेल। सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस दोनों सब चीज़ मिला के क्या बनते हैं? एक सेल, प्रॉपर सेल फंक्शन होता है। अब सेल किस फॉर्म में रहता है? सेल एग्जिस्ट इन जेल, सोल जेल स्टेट। सेल सोल जेल स्टेट फॉर्म में रहता है। अब देख लिए हम लोग को सेल को डिस्कवर किया था। सेल क्या है? अभी तक आपको मतलब आइडिया हो लगेगा होगा कि सेल क्या है। ये बहुत छोटे स्मॉल बेसिक्स यूनिट है, बहुत सारे। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक है सेल थ्योरी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है? अब सेल थ्योरी, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था। उन्होंने क्या बोला देखिए, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब सब प्लांट्स और एनिमल्स किस चीज़ से बनते हैं? सेल से बनते हैं। सबके अंदर क्या होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, हम लोग सबके बॉडी में क्या है? सेल से। आप लोग सेल से बने हो ना, कैसे बने हो आप? नेक्स्ट देखेंगे, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है लाइफ का, बहुत ही बेसिक, आप पढ़ चुके हैं, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है, यूनिट है ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखेंगे सेल शेप। सेल का साइज कैसे होता है? सेल आर वेरिएबल शेप एंड साइज। सेल का वेरिएबल से बहुत सारा शेप है, हम लोग उनको काउंट नहीं कर सकते। वेरिएबल शेप डेट वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। वो कैसे मतलब होता है सेल का शेप और अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड पोजिशंस। जनरली सेल्स आर स्पेरिकल बट दे मे बी इलोंगेटेड। बहुत मतलब जनरली सेल तो नॉर्मली आपको देखा होगा स्पेरिकल ही आपको देखा होगा, जैसे कि गोल्ड टाइप का स्पेरिकल ही आपको देखा होगा, लेकिन इलोंगेटेड भी रहता है, लंबा भी रहता है, मोटा भी रहता है, पतला भी रहता है, बहुत सारे टाइप के सेल रहते हैं, ठीक। इलोंगेटेड सेल कैसा है? इसको क्या बोलते हैं? कौन सेल है ये? आपको पता देखोगे आपके एनसीईआरटी में है, बुक में, ये है नर्व सेल। क्या नाम है इसका? नर्व सेल, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, ऊपर में जो दिख रहा है स्पेरिकल शेप का, ये कौन सा सेल है? स्मॉल स्मॉल साइज का दिख रहा है, देखिए क्या सेल है ये? रेड ब्लड सेल, ठीक। ये कौन सा सेल है? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। और रेड ब्लड सेल है, ये नर्व सेल हो गया। अब ये कौन सेल है? दिख रहे हो? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, बहुत लोग को पता होगा ये क्या है? स्मूथ मसल सेल। कौन सेल है? स्मूथ मसल सेल। अब जो नीचे में दिख रहा है स्पेरिकल शेप का, कौन सा सेल है? जल्दी कमेंट कीजिए। स्मूथ मसल सेल। जो स्पेरिकल शेप का दिख रहा है वो क्या का सेल है? ओवम का सेल है। कौन सा सेल है? ओवम का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, नीचे में कौन सेल है? स्पर्म सेल। कौन सेल है? स्पर्म सेल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल इज, इन लोग का शेप कैसे होता है? वेरीज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड द पोजीशंस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है, ब्लड सेल है, स्मूथ मसल सेल है, नर्व सेल है, स्पर्म सेल है, और बहुत सारे सेल रहते हैं। आप देख लीजिए स्टार्टिंग में लिखा होगा तो। बाकी मैं जितना मतलब हो सके उतना आपको कवर करवा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं सेल साइज। अगर सेल का साइज कैसे होता है, कितना बड़ा सेल होता है? मैं बताया था आपको वो कि सेल का साइज बहुत ही छोटा सा है, जिसको हम लोग नहीं देखिए, द साइज ऑफ अ टिपिकल सेल इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल का साइज क्या होता है? रेंज फ्रॉम 2 to 120 मैक्रोन। मैक्रोन मतलब समझते हो? बहुत ही छोटा सा यूनिट को है, बहुत ही छोटा मैक्रोन मतलब।
अब आप लोग को, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, लार्जेस्ट सेल कौन सा है। जिनको पता है वो बढ़िया बात है, जो उसको नहीं पता, वो द लार्जेस्ट सेल इज ओस्ट्रिच एग। लार्जेस्ट सेल इज ओस्ट्रिच एग, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका सेल एग का साइज होता है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, बड़ा होता है। 13 सेंटीमीटर विड्थ होता है और इसका वेट होता है 1.4 kg, लगभग 1.5 किलो। इतना बड़ा होता है इसका सेल का साइज। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉलेस्ट सेल। अब तो लार्जेस्ट सेल दिख ले, लॉन्गेस्ट सेल, हाँ नहीं, नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच एग है, पर लॉन्गेस्ट सेल होता है नर्व सेल। नर्व सेल होता है, लॉन्गेस्ट सेल होता है, ये सबसे मतलब लंबा होता है, ये सबसे लंबा होता है। इसका साइज कितना है, अप टू 1 मीटर। कितने मीटर तक होता है, 1 मीटर तक के लंबा रहता है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे आप स्मॉलेस्ट सेल सो नोन इज मैक्रोप्लास गैलीसेप्टम। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, कौन सा, मैक्रोप्लाज्म गैलीसेप्टम। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट है और बहुत ही छोटा सा है सेल रहता है। अब देख चुके हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से। ऑर्गेनिज्म का टाइप्स कितना होता है, और 2 टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें सिंगल सेल्ड होता है उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और मल्टीसेलुलर मतलब जिसमें मोर देन 1 सेल, बहुत सारे सेल को मिलाकर जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको बोलते हैं मल्टीसेलुलर। जैसे कि ह्यूमंस क्या है, ह्यूमन सिंगल सेल से नहीं बना है। सिंगल सेल मतलब उसमें जाएगा एमोएबा, जाएगा बैक्टीरिया, ये सब सिंगल सेल्ड है। बाकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, जो बहुत सारे सेल को मिलाकर, जैसे कि हम लोग ग्रुप ऑफ सेल्स को मिलाकर टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, वैसे ही, ठीक। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, दिस ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड विच परफॉर्म ऑल द फंक्शन। ये ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल इन लोग पास रहता है, और वही सेल पूरा बॉडी का हर फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक। एग्जाम्पल क्या दे दिया है, एमोएबा दिया है, बैक्टीरिया दिया है और पैरामीशियम दिया है। 3 एग्जाम्पल दिया है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या देखेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन अ बॉडी। बहुत सारे सेल्स को मिलाकर एक प्रॉपर फंक्शन के प्रॉपर काम दिया जाता है फंक्शन करने के लिए। जैसे कि देखिए ओरियस ऑल्सो ओरियस बॉडी पार्ट्स, जैसे कि फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स। इसमें बहुत सारे सेल्स, जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स में क्या बनते हैं, हम लोग बॉडी में टिश्यू बनते हैं, और टिश्यू प्रॉपर एक काम होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। वैसे ही हर मतलब सेल का कुछ ना कुछ परफॉर्म करता है, बेसिक फंक्शन करता है, ठीक। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। अब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हो गए, अब टाइप्स ऑफ सेल देखेंगे। कितने टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, दो टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक सेल और सेकेंड इज यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं और यूकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, सिंपल है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है। कोई भी पूछेगा आपको कि प्रोकैरियोटिक मतलब उसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये मेन पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट उसका सेकेंड पॉइंट है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो तो हो गया है। नेक्स्ट इट इज ए यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूकैरियोटिक क्या है, इट इज ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक। इट वेरी स्मॉल इन साइज। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, साइज बहुत ही छोटा होता है कंपेयर टू यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक इज लार्ज इन साइज, यूकैरियोटिक का साइज बड़ा होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड आर नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियोइड होता है, वो न्यूक्लियर और मेम्ब्रेन से सराउंडिंग नहीं रहता है। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मटेरियल आर सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें न्यूक्लियर मटेरियल है जो पूरी तरह से सराउंड है, ये हो, ठीक। नेक्स्ट इज सिंगल क्रोमोजोम इज प्रेजेंट। इसमें प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोजोम इज प्रेजेंट। इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोजोम होता है। नेक्स्ट देखेंगे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मतलब वो एब्सेंट मत नहीं रहता इसमें। जैसे कि कोई भी एक सेल है, सेल के अंदर मान लो गोल्गी अपैरेटस है, कुछ भी गोल्गी बॉडी है, तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, ठीक। और वैसे कंपेयर टू यूकैरियोटिक में ये प्रेजेंट रहता है, ये रहता है।
प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियस एब्सेंट। इसमें न्यूक्लियस बताया, शुरू बता दिया हूँ आपको, न्यूक्लियस में लैक ऑफ न्यूक्लियस रहता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखेंगे इसका एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक का सिंपल एग्जांपल है बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक का एग्जांपल है ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, एनिमोबा। ठीक, इसमें प्लांट हो जाता है, एनिमल्स हो जाता है, एमोबा, ये सब किसका एग्जांपल है, यूकैरियोटिक सेल का। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल मात्र बैक्टीरिया है, और है बाकी आप देख लेना एनसीईआरटी में होगा, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं दिया है। तो अब इसके बाद देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल की भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। दोनों का डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका डिफरेंस देखेंगे। एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल्स और प्लांट सेल का डिफरेंस देखेंगे। अब सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। सेल वॉल एब्सेंट होता है किसमें, एनिमल सेल में। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन एनिमल और प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस क्या है, डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेन नहीं रहता। कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्यों, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस मत प्रोसेस पता है ना आपको, जिसमें प्लांट सनलाइट ऑब्जर्व करके फ्रूट बनाता है, वो पता होगा आपको, पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, पढ़ेंगे अभी, और नहीं पढ़ा हो तो पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट देखेंगे दे आर स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल का साइज स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल का साइज दे आर लार्ज इन साइज। आप डायग्राम में, रफ डायग्राम है, सीरियस मत लेना इसको, ठीक है ना, रफ डायग्राम है, सीरियस मत लेना है, और रफ डायग्राम है। और इट है लार्ज इन साइज, इसका साइज बड़ा होता है किससे, एनिमल सेल से। इट हैव ओनली स्मॉल वैक्यूल, इसके पास छोटा सा वैक्यूल है जो आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा होगा, देखिए डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा होगा। इट हैज अ लार्ज वैक्यूल, इसके पास बड़ा वैक्यूल रहता है। देखिए आप वैक्यूल आप देख रहे होंगे, वैक्यूल है ये। इरेगुलर राउंड इन शेप, इसके पास इरेगुलर प्रॉपर शेप का नहीं रहता है, राउंड शेप का देखिए डायग्राम में राउंड शेप का होता है। इट हैज अ स्क्वायर, रेक्टेंगुलर टाइप का शेप होता है। आप डायग्राम में देख रहे हो, रफ डायग्राम है, आप देख रहे होंगे, इट हैज अ रेक्टेंगुलर शेप है, और वो है राउंड शेप। अब देखते हैं डायग्राम बनाया इसका मतलब क्या है। मैं आपको खाली कुछ छोटी छोटी चीज़ों समझाने के लिए बनाया हूँ, रफ डायग्राम है। ये तो आपको पता चल गया ये वैक्यूल है। बाहर में क्या रहता है, प्लांट सेल के क्या रहता है जी, क्या रहता है, सेल वॉल, क्यों, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट इसमें रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहा है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो आपको ऊपर में दिख रहा है स्मॉल स्मॉल सा पॉइंट जैसे, वो क्या है, क्या है, लाइसोजोम। लाइसोजोम, लाइसोजोम। नेक्स्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, गोल्गी एपेट्रस। गोल्गी एपेट्रस। आप ये दिख रहा है बगल में वो क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बीच सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस। इसके ऊपर में क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन कौन बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, कमेंट में लिखिए, लिखो यार कमेंट में कौन बनाता है। अब देखते हैं ए डायग्राम को। इसके बाहर सेल वॉल एब्सेंट है, तो इसमें क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो रहता है इसके अंदर में, इसमें भी सेम वही माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोजाइम, ये है गोल्गी एपेट्रस, सेम गोल्गी एपेट्रस ये भी है। ये जो दिख रहा है वाई शेप का, ये है स्मूथ मसल, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई आर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको आप सेल ऑर्गेनल्स में बताऊंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपेट्रस, न्यूक्लियस,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सबका हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, क्या फंक्शन करता है। ये सब सेल ऑर्गेनल्स सब सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, ये सब फंक्शन करता है। हर चीज़ का प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन होता है। ठीक। सेल के कितने टाइप का कंपोनेंट होते हैं, तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ सेल। द थ्री बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द सेल आर, किसी भी सेल है, चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट से ह्यूमन का कोई भी सेल हो, उसका मेन थ्री बेसिक यूनिट रहता है। ठीक। फिर बेसिक कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। नेक्स्ट रहता है, नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लियस का है सेंटर ऑफ द सेल, इस किसी भी सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसी भी, चाहे वो एनिमल सेल हो प्लांट से, ये भी किसी भी सेल में रहता है। ठीक। ये तीनों कंपोनेंट किसी भी सेल में रहते हैं। अब वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं क्या होता है, मतलब इसके डेफिनेशन क्या है, फंक्शन क्या है इन लोग को। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ द सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सिलेक्टिवली मतलब समझते हो, परमिएबल मतलब किसी भी सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को, मतलब एंट्री और एग्जिट एंट्री और एग्जिट कराता है सेल में, अंदर बाहर कराता है। देखिए, इट मीन्स इट अलाउ परमिट द एंट्री और द एग्जिट ऑफ सब मटेरियल। किसी भी मटेरियल, चाहे वाटर हो, फूड हो, सब्सटेंस हो, किसी भी मटेरियल को ये एंट्री और एग्जिट कराता है। क्या कौन करवाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और सेल लेमा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं, दोनों नाम है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रॉपर्टीज क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? इट इज़ फाउंड इन द बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। ये दोनों, मैं बताया था आपको, शुरू में बता चुका हूँ कि ये दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ये मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। किससे बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्रोटीन और लिपिड से कॉम्बिनेशन से बनता है। It is outermost covering of the cell in the case of animal. एनिमल के केस में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। लाइज बिलो द सेल वॉल इन द केस ऑफ प्लांट। प्लांट सेल में इसका कवरिंग बिलो द सेल वॉल। सबसे पहले प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं रहता, सेल वॉल रहता है। सेल वॉल के बाद रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट देखेंगे इसका पॉइंट, इट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। क्या करता है? मॉलिक्यूल्स को इनसाइड और आउटसाइड के सेल अंदर बाहर करता है। ठीक। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, इट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये सेल को कंटेंट को सेपरेट करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। समझ गए ना? जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल, आपके पापा आप लोग को बोलते होंगे फालतू दोस्त लोग के साथ मत घूमो, मत फिरो, बिगड़ जाओगे। वैसे ही आपको सेपरेट करते हैं, मतलब अलग करते हैं आप लोग से, मतलब वो फालतू दोस्त लोग से। वैसे ही मतलब ये सेल किससे अलग करता है? इन्वायरमेंट से। तो मत मिले एक साथ बोल के। ठीक। अब देखते हैं इस सेल का डायग्राम में, दिखे इसको, ये आपको सबसे सेंटर में दिख रहा है, वो क्या है? सेंटर में दिख रहा है क्या है? न्यूक्लियस। क्या ये? न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखते हैं इसके जो ऊपर में है, मतलब बाहर, सबसे बाहर हो, क्या है मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आउटर मोस्ट कवरिंग। ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें दो कवरिंग दिखा, दो लेयर दिख रहा है। फर्स्ट लेयर है प्लांट के में खाली 2 लेयर रहते हैं और एनिमल के में खाली 1 लेयर रहता है। प्लांट में सबसे बाहर होता है सेल वॉल, फिर उसके मतलब सेकेंड लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक। और सब दिख रहा जो सेल के अंदर नीचे में वो ब्लैंक ब्लैंक, किस पर क्या है? ये साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है आप लोग को पता है ना? साइटोप्लाज्मा में सेल ऑर्गेनल्स लोग रहते हैं। इसका भी वन बाय वन हम लोग अभी आगे देखेंगे, आगे लेक्चर में देखेंगे इसका फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्मा में क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं और क्या क्या उसका प्रॉपर फंक्शनिंग होता है, वन बाय वन देखेंगे। तो अभी आपको मैं 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ द बता दिया सेल का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिव परमेबल इन नेचर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और सेल लेमा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसको सबको अब नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियस, फिर देखेंगे साइटोप्लाज्मा। नेक्स्ट देखते हैं आप
पहले देख लेते हैं सेल वॉल, फिर देखेंगे न्यूक्लियस। सेल वॉल का भी प्रॉपर्टीज और फंक्शन। इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल एंड द सेल ऑफ द फंगी। ये आउटर मोस्ट कवरिंग किसका है? प्लांट सेल का, आपको बताया था मैं। और किस चीज़ का कवरिंग आउटर मोस्ट? फंगी का भी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेल वॉल इज ए रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। एक कड़ा है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है और नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, ठीक है ना, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर ही है। नेक्स्ट किससे बना है ये? इट इज मेड, इट इज मेड ऑफ सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज। किस चीज़ से बना है? सेलुलोज से बना है और हेमिसेलुलोज से बना है। और फंगी किस चीज़ से बनता है? काइटिन से। काइटिन से किससे बनता है? फंगी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन, फंक्शन ऑफ द सेल वॉल। फंक्शन क्या है सेल वॉल का? इट प्रोवाइड डिफाइंड सेफ स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू सेल्फ। ये डिफाइंड सेफ प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन तक इसको, सेल को। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक, इट इज परमिएबल। ये क्या है? परमिएबल है। जैसे कि हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखे थे, क्यों इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वैसे ही ये क्या है? इट इज अ परमिएबल। उसका मतलब क्या है? परमिएबल का मतलब इट अलाउ एंट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिफरेंट साइज एंड कंट्रोल द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये बहुत डिफरेंट साइज के मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करता है, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करता है, इनसाइड और आउटसाइड को, सब्सटेंस को, मॉलिक्यूल्स को आने और ले जाने के लिए। ठीक, आप समझो सिंपल कि किसी भी चीज़ को आने और ले जाने के लिए मतलब एक गेट का, हाँ गेट का काम करता है मेन। ये गेट है, गेट कौन है? सेल वॉल है, जो किसी भी को आने और जाने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स। मैं आपको बताया था कि क्या है ये? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स विच लिव इन द सेंटर ऑफ सेल। कहाँ रहता है ये? सेल के सेंटर में रहता है। ठीक, अब देखेंगे इट इज कॉल्ड एज हेड क्वार्टर ऑफ सेल। एक क्या, इसको क्या बोलते हैं? हेड क्वार्टर बोलते हैं, किसका? सेल का। एंड कंट्रोलर ऑफ सेल। क्यों? इसमें जीन होता है, इसमें डीएनए होता है इन द फॉर्म ऑफ जीन, जो क्या करता है? इंफॉर्मेशन को, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको कौन कंटेंट करता है? वो डीएनए कंटेंट फॉर्म ऑफ जीन किस में रहता है? न्यूक्लियस में रहता है। इट वाज, न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किसने किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया था, कब किया था? 1831 में। नेक्स्ट, इट कंटेन जीन, बताया था आपको, इट कंटेन जीन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, वही आपको बोला हूँ मैं भी। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल, ये सेल साइकिल को भी रेगुलेट करता है। अब देखते हैं न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है ऑल द मेटाबॉलिक, सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस ऑफ द सेल। इट हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ द हेरिडेटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मैं आपको बताया हूँ कि हेरिडेटरी कैरेक्टर को कैरी करता है किससे? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट देखेंगे साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा एक इंपॉर्टेंट है, देखिए इसमें क्या होता है? द लिक्विड पार्ट इन विच अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट। ये साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड पार्ट होता है जिसमें अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट, मतलब तैरते हैं, रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, वाटर रहता है, सॉल्ट एंड प्रोटीन। इसमें वाटर, सॉल्ट एंड प्रोटीन तीनों रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, इट ऑल्सो कंटेन स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म के पास स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो हर पार्ट उसका स्पेसिफिक फंक्शन है हर सेल ऑर्गेनल्स का। इस वो बहुत, मतलब इसमें तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स, लेकिन हम लोग मेन सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में आपके गिवन है। फर्स्ट देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहला ER बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर है गोल्गी एपेट्रस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर है राइबोसोम्स, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर प्रोटीन, प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है, कहाँ से होता है? राइबोसोम्स होता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम, इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं? जब देखेंगे इसका फंक्शन और प्रॉपर्टीज तब आपको मैं बताऊंगा पूरी ब्रीफली इसका। नेक्स्ट है प्लास्टिड, इसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट, पता होगा आपको। नेक्स्ट है वैक्यूल, इस
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका करेंगे ट्रांसपोर्टेशन? मॉलिक्यूल्स का। कहाँ करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक। अब है फर्स्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सोल्यूट और आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसमें मूवमेंट किसका हुआ? सोल्यूट और आयंस का। कहाँ से? हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऊपर से नीचे, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं, ये पेन है जो हाई मतलब हायर हाइट पर है, अगर इसको नीचे गिराऊंगा तो कहाँ आएगा? लोअर में आएगा, नीचे आएगा। नॉर्मल बात है, देखिए गिराया नीचे आया, मतलब ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में था, हाई मतलब हाइट में था, तो लो हाइट में आएगा ना, ऊपर से नीचे ही आएगा ना। तो इसीलिए मूवमेंट ऑफ सोल्यूट और आयंस फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पासिव ट्रांसपोर्ट। इसको एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं पड़ता। इसको मैं गिरा यहाँ से यहाँ, यहाँ इसको मानकर को कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड थोड़ी लगा है। इसको तो मैं एनर्जी दिया हूँ, मेरे मेरे को एनर्जी लगा है, इसको थोड़ी एनर्जी लगा है, इस ऊपर से गिरा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं रहता, एनर्जी का जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए इसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। मैं लिखा हूँ दो ठो। एक सेल है जिसमें अंदर में सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है, और कंपेयर टू बाहर कम है। बाहर कम है तो कहाँ से कहाँ जाएगा? अंदर से बाहर जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा कि बाहर से अंदर जाएगा? अंदर सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और बाहर कम है, तो अंदर से बाहर जाएगा। ठीक। और नेक्स्ट सेल का एग्जाम्पल ले ऑक्सीजन के, इसमें अंदर कम है और बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका? ऑक्सीजन का, तो कहाँ से कहाँ जाएगा? ये हाई ऑक्सीजन, तो ये बाहर से अंदर जाएगा। ठीक। इसमें क्या हुआ? बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था तो अंदर गया, और इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन बाहर था तो इसमें अंदर गया, और इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर था तो ये बाहर जाएगा। वही नॉर्मल बात है कि कॉमन सेंस, बाहर ज़्यादा रहेगा तो अंदर घुसेगा, अंदर कम रहेगा तो बाहर जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। किसी भी चीज़ का मूवमेंट सॉल्वेंट या वाटर फ्रॉम द, वही सेम चीज़, फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। ओस्मोसिस के को भी हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। इट इज ऑल्सो, देखिए, ओस्मोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, पर सॉल्वेंट डिफ्यूजन को नहीं बोल सकते, इट इज कॉल्ड ओस्मोसिस बिकॉज, क्योंकि इसमें दोनों का देखिए सेम ही चीज़ हो रहा है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है? आयंस और सोल्यूट जा रहा है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या जा रहा है? वाटर्स एंड सॉल्वेंट। कहाँ से? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं इंडोस्मोसिस और फिर एक्सोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू सेल इज कॉल्ड इंडोस्मोसिस। इसमें मूवमेंट हो रहा है सेल का, कहाँ से? बाहर से। जब वो सेल के अंदर जाएगा तो बोलेंगे इसको इंडोस्मोसिस, और सेल के बाहर जाएगा तो बोलेंगे इसको एक्सोस्मोसिस। देखिए इसमें लिखा है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। ठीक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन किसे बोलते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन जब कॉन्सेंट्रेशन बाहर क्या है? वाटर है, कॉन्सेंट्रेशन बाहर वाटर का हाई रहता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका? वाटर का बाहर है और अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है सेल का, तो इन्हें हम बोल सकते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो इसमें क्या होगा? बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, सेल का बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, अंदर कम है, बहुत एक दो दिख रहा हो कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो बाहर से अंदर जाएगा, आउटसाइड टू इनसाइड। इसको बोल देंगे इंडोस्मोसिस। इसको बोलते हैं, इस टाइप ऑफ सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जो सोल्यूशन बाहर, जो जिसका सोल्यूशन ज़्यादा रहता है अंदर कम रहता है, तो जब बाहर से जब वाटर सेल से हाँ वाटर सेल में अंदर आएगा बाहर से, तो उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक। यहाँ है लो कॉन्सेंट्रेशन, लो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, किसका, वाटर का। ऑफ वाटर H2O। नेक्स्ट देखेंगे आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जहां अंदर कॉन्सेंट्रेशन और बाहर, सेल का अंदर और बाहर दोनों सेम रहता है, मतलब सेल के अंदर भी सेम रहेगा और सेल के बाहर भी सेम रहेगा, इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ज़्यादा, देखिए इसमें सेल के बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन सेम है और अंदर भी सेम ही आपको दिख रहा होगा, लगभग सेम ही है, तो इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, सेल के अंदर बाहर दोनों सेम है, H2O। इसमें क्या होगा, से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O वाटर एंड सेल बोथ आर सेम, दोनों सेम है। सेल नाइदर बी स्वेल और नॉर बी सिंक, सेल ना ही बड़ा चौड़ा होगा ना ही सूखेगा, सेम रहेगा, नॉर्मल रहेगा। इस सोल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, बाहर सराउंडिंग में कम रहेगा, तो कॉन्सेंट्रेशन जो सेल से बाहर जाएगा सॉल्यूशन, इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ, सराउंडिंग में, लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन इन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, कहाँ पर, सराउंडिंग में, और सेल के अंदर क्या रहेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसमें क्या होगा, वाटर बाहर आएगा, कहाँ कहाँ से, सेल के अंदर से वाटर बाहर आएगा, और इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, तीनों बहुत सिंपल है। फर्स्ट हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या होगा, सेल के अंदर सॉल्यूशन, सेल का वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा तो सेल से बाहर जाएगा वो, ठीक, देखिए कम है कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर, तो बाहर से अंदर आएगा इसमें, सो वाटर विल बी गोइंग टू सेल, बाहर से सेल अंदर आएगा, मतलब वाटर बाहर से अंदर आएगा, सेल में के अंदर आएगा, इससे आपको सॉल्यूशन बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर का और अंदर सेल के अंदर का दोनों का सेम रहेगा, इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू सराउंडिंग, मतलब बाहर से, तो बाहर से वाटर विल बी कम आउट फ्रॉम सेल। सो cell organelles, living part of the cells having definite shape, structure and function bounded by plasma membrane। सेल ऑर्गेनल्स वो पार्ट है जो लिविंग पार्ट है, लाइफ सेल, डेड सेल नहीं, लाइफ सेल प्रेजेंट रहते हैं, जो पार्ट है जिसके पास डिफिनाइट शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है और प्रॉपर फंक्शन करता है, उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। अब देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ER। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, क्या है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड सीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन है, जैसे डायग्राम में देखे होंगे, ये क्या है, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है जो ट्यूब्यूल्स है और ट्यूब्यूल्स एंड सीट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। इस ट्यूब्यूल्स और सीट है जो किसमें प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म में। दिस आर प्रेजेंट इन ऑल सेल, ये सब सेल में रहता है लेकिन एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक मेमेलियन आर्थ्रोसाइट, इससे मतलब ये सभी सेल में रहता है लेकिन एक्सेप्ट किसमें रहता नहीं है, प्रोकैरियोटिक और मेमेलियन आर्थ्रोसाइट में नहीं रहता, बाकी सब सेल में प्रेजेंट रहता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट है स्मूथ ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकेंड रफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ क्या है,
स्मूथ कैसे किस चीज़ से मिलकर बना है? मेड अप ऑफ टिब्यूल्स, ये टिब्यूल्स से बना है। और रफ मेड अप ऑफ वेसल्स, वो वेसल्स से बना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्या बनाता है? इट मैन्युफैक्चर फैट एंड मोलिकुल्स एक्सेट्रा, ये फैट और मोलिकुल्स बनाता है। और रफ क्या बनाता है? इट मैन्युफैक्चर प्रोटीन, वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट, क्रोमोजोम आर एब्सेंट। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्रोमोजोम नहीं रहता, उसमें एब्सेंट रहता है। और रफ में कंटेन क्रोमोजोम ऑन इट्स सरफेस, उसके पास क्रोमोजोम प्रेजेंट रहता है, कहाँ पर? सरफेस में। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फंक्शन ऑफ ईआर। क्या 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 फंक्शन है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से कहाँ? साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन डीऑक्सीफिकेशन ऑफ द ड्रग्स एंड पॉइजनस प्रोडक्ट, ये डीऑक्सीफिकेशन मतलब होता है किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को बॉडी से, सेल से बाहर निकालना या बॉडी से, उसको बोलते हैं डीऑक्सीफिकेशन। ये मतलब ये हेल्प करता है डीऑक्सीफिकेशन ऑफ द ड्रग्स को, पॉइजनस टॉक्सिन प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालता है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्रॉपर ये। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड ए स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट, प्रोटीन एंड स्टेरॉइड एंड कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा, ये वो फैट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल ये सब सिंथेसिस करता है। इसका डायग्राम देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये आपको दिख रहा है, ये डायग्राम है, ये सेल है मानो, और उसके सेंटर में दिख रहा है वो है न्यूक्लियस, यह है जो सेंटर में दिख रहा है ना वो है न्यूक्लियस, ये। और जो ऊपर में आपको टिब्यूल्स लेकर दिख रहा है वही है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ ईआर। और देखो जो ये आपको ये दिख रहा है ऊपर में डॉट 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 लाइक का स्ट्रक्चर, जो रफ एंडोप्लाज्मिक देखिए मतलब मेम्ब्रेन के साइड में दिख रहा है, वो क्या है पता है? वो है राइबोसोम, राइबोसोम। नेक्स्ट देखिए इसके तो साइड में दिख रहा है ये ऊपर से लाइक का, वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाकी जो दिख रहा है खाली जगह वो है साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म। गोल्गी एपेट्रस, गोल्गी एपेट्रस, it consists of system of the membrane bounded fluid vessels arranged parallel to each other in the stalk called cisternae। गोल्गी एपेट्रस पास मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड वेसल्स है जो पैरेलल अरेंज्ड है, एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देखे होंगे एक फ्लूइड वेसल्स है जो एक ऊपर पैरेलल अरेंज्ड है, इसको बोलते हैं स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टर्नी, सिस्टर्नी, ठीक। इट इज़ एब्सेंट इन प्रोकार्योटिक मेमेलियन आरबीसी, ये प्रोकार्योटिक मेमेलियन आरबीसी में एब्सेंट होता है। लगभग सभी के हम देखें ऑर्गेनल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिए हैं, वो भी उसमें एब्सेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी एब्सेंट है, इसमें भी एब्सेंट है, ये सब चीज़ में एब्सेंट रहता है। क्या कौन सा? मेमेलियन आरबीसी। अब देखेंगे उसका, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, कैमिलो गोल्गी इसको डिस्कवर किया है। अब देखेंगे इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है। इट फंक्शन इंक्लूड्स स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग एंड एक्सक्रीशन सीक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल्स। इसका मेन फंक्शन है स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू वेसल्स। सेकंड पॉइंट है इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोजोम, ये लाइसोजोम फॉर्मेशन करता, फॉर्म करता है लाइसोजोम। लाइसोजोम का दूसरा नाम क्या है आप कमेंट कीजिए। आगे देखते हैं, इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सभी लोग ने कभी क्लास 8-7 में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, फेमस नाम है इसका। कहीं भी पूछो किसी को भी क्या है पावर हाउस ऑफ सेल, सब बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। इस स्ट्रक्चर देखेंगे पहले, इट इज ए रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, कौन सा शेप करता है? रॉड शेप का। डायग्राम में देख रहे हैं ना आपको, रॉड शेप का टाइप का स्ट्रक्चर है।
फाउंड इन साइटोप्लाज्म, किसमें प्रेजेंट वो मिलता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म में। ऑफ ऑल यूकारियोटिक एक्सेप्ट मेमेलियन आरबीसी, सब चीज़ में रहेगा, हर सेल में रहेगा, लेकिन एक्सेप्ट किसमें नहीं रहेगा, मेमेलियन आरबीसी में, छोड़ बाकी सब में प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल और स्टोरेज बैटरी, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं और नहीं तो स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत सा एनर्जी को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या है देखेंगे अभी। इट हैज़ डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। फर्स्ट मेम्ब्रेन है इट आउटर मेम्ब्रेन हैज़ ए स्पेसिफिक प्रोटीन, पहला मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वाइल इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म अ चैम्बर कॉल क्रिस्टी। दो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन के पास स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, इनर मेम्ब्रेन के पास फोल्डेड होता है, क्या क्यों होता है, टू फॉर्म क्रिस्टी। अब माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ऑन डीएनए राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद खुद का अपना क्या होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम दोनों होता है। अब फंक्शन देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। इट मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एनर्जी, इसका मेन फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट एंड लास्ट फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये भी फेमस है, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट इज़ द साइट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन, ये क्या का साइट है, फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन का। क्रेब्स साइकिल इन विच एटीपी आर प्रिपेयर्ड, क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, एटीपी बनता है, प्रिपेयर्ड होता है। एक छोटा सा टॉपिक है राइबोसोम। राइबोसोम बहुत लोग पता है क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम मतलब कहीं भी कोई भी आपको बोले राइबोसोम का फंक्शन क्या है, बोल देना राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। मैन्युफैक्चर प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड टू ईआर, जो प्रोटीन बन के है वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, ईआर। ईआर मतलब पढ़ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Lysosome, they are the tiny membrane-bound cell organelles containing powerful digestive enzymes for intercellular digestion. इसके पास टेनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है जो पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम है, जो क्या करता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन का, इंटरसेलुलर को सबको डाइजेस्ट कर देता है। इसका अब लाइसोजाइम एब्सेंट इन आरबीसी, लाइसोजाइम आरबीसी में एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं रहता है। अब इसका फंक्शन को देखेंगे। देयर मेन फंक्शन इज डाइजेशन, लाइसोसोम का मेन फंक्शन है डाइजेशन का, ठीक। अब दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, एक काइंड ऑफ क्या है, वेस्ट डिस्पोजल, क्योंकि वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालता है, सेल्स से मतलब मेन। दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फॉरेन मटेरियल लाइक इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया इन द सेल्स, वो हेल्प करता है किसी भी चीज़ को, फॉरेन मटेरियल को इन्वेडिंग करने के, बाहर निकालने के लिए, जैसे कि वायरसेस और बैक्टीरिया। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, बाहर में जो ग्रेन्यूल्स टाइप को स्मॉल टाइप का लेयर है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। जो अंदर में आपको दिख रहा है डॉट डॉट लाइक का, वो न्यूक्लियस नहीं है, वो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो किसी भी मटेरियल को डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम है वो। इसको इस मेन मत लाइसोजाइम को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, वाई आर लाइसोजाइम इज नोन एज सुसाइडल वैक, लाइसोजाइम को सुसाइडल वैक क्यों बोलते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि जब लाइसोजाइम का कोई भी सेल कोई भी सेल डैमेज होता है, मतलब कोई भी सेल डैमेज होता है तो लाइसोजाइम बस्ट होता है, मतलब स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है लाइसोजाइम, और सब इंजाइम को रिलीज करता है। और जो इंजाइम को लाइसोजाइम वो एक रिलीज करता है, वो अपने आप को सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं। और सेल फिर मर जाता है, फिर इसीलिए इसको बोलते हैं लाइसोजाइम इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। देखिए वहीं यहाँ लिखा हूँ, इफ़ अ सेल गेट डैमेज्ड, अगर मतलब मान लो सेल डैमेज हो गया, देन द वन ऑफ द लाइसोजोम्स बस्ट, फिर उसके बाद कोई से भी एक लाइसोजोम बस्ट कर लेता है और वो रिलीज सम डाइजेस्टिव इंजाइम, फिर क्या रिलीज करता है, डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज करता है। द रिलीज्ड इंजाइम देन डाइजेस्ट देयर ऑन सेल एंड सेल डाइज, फिर रिलीज इंजाइम अपने आप सेल को डाइजेस्ट कर लेता है, फिर सेल
मर जाता है, मतलब सेल डाइस। प्लास्टिड, अब देखते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन डाइकोइडल स्ट्रक्चर फाउंड मेनली इन एल्गी एंड प्लांट सेल। डबल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, डिस्कोइडियल है, जो इसमें फाउंड होता है प्लांट्स एंड सम एल्गी, प्लांट सेल एंड एल्गी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड का 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड है फर्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट, थर्ड है क्लोरोप्लास्ट। अब वन बाय वन देखते हैं सबका फंक्शन क्या है। ल्यूकोप्लास्ट कौन सा कलर का रहता है? वाइट कलर, फाउंड इन ग्राउंड पार्ट। वाइट कलर का रहते हैं और कहाँ मिलता है? ग्राउंड पार्ट में, जमीन के नीचे मिलता है। कहाँ? सीड में। नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कौन सा कलर का रहता है? रेड एंड ब्राउन, कौन दोनों कलर का रहता है। रेड कलर का भी रहता है, ब्राउन कलर का, मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर रहता है। फाउंड इन फ्रूट्स, फ्लावर, रूट एंड लिप्स। कहाँ मिलता है ये? फ्लावर में मिलता है, रूट्स में मिलता है, लिप्स में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? लिप्स में। ग्रीन इन कलर, फाउंड इन एरियल पार्ट्स, टिश्यू ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना। क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये दोनों क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? इट इज स्टोरेज ऑफ मटेरियल। इस मटेरियल को स्टोर करता है। कौन कौन सा मटेरियल है? स्टार्च, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स, वाइल, ये सब को स्टोर करता है, स्टार्च, वाइल, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स को। नेक्स्ट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है? देयर आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन। क्या रीजन है? मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन अ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग वाटर, अमीनो एसिड, शुगर एंड अदर सब्सटेंस। डायग्राम दिख रहा है वैक्यूल का है, इसके अंदर रहता है वाटर, अमीनो एसिड, सॉल्ट, शुगर, सब प्रेजेंट रहता है। दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इसके पास सिंगल ही मेम्ब्रेन रहता है, उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये आपको आउटर लेयर है, यही है टोनोप्लास्ट, इसी को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। सिंगल मेम्ब्रेन रहता है मात्र, बस। फिर इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर एब्सेंट। एनिमल सेल में हम पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं रहता, रहेगा तो भी बहुत ही स्मॉल रहेगा। वैक्यूल्स आर एब्सेंट और स्मॉलर इन साइज। हम लोग पता है प्लांट सेल में वैक्यूल रहता है, दिख रहा है वो डायग्राम, वो प्लांट सेल का डायग्राम है जिसमें बड़ा सा आपको वैक्यूल दिख रहा है। इन प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल के बाद बहुत ही बड़ा वैक्यूल रहता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन ऑफ वैक्यूल। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल। मेन फंक्शन वैक्यूल का है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। किसमें करता है मेंटेन? सेल में करता है, यही इसका मेन काम है, फंक्शन है। इट स्टोर्स टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट को अपने अंदर स्टोर करता है, जैसे कि अमीनो एसिड, वाटर, शुगर, प्रोटीन, ये सब टॉक्सिक प्रोडक्ट को अपने अंदर स्टोर करता है और बाहर में उसको एक्सपेल कर देता है। इंपॉर्टेंस रोल इन एक्सपेलिंग एक्सिस वाटर। ये वैक्यूल का मेन रोल है किसमें? जब ज़्यादा वाटर आ जाता है मतलब वैक्यूल के अंदर, उसको क्या करता है? एक्सपेल करता है, बाहर निकाल देता है, यही इसका मेन रोल है। देखते हैं सेल डिवीजन क्या है। तो सेल डिवीजन मतलब सेल का डिवाइड होना। सेल इसमें डिवाइड होता है, तो अगर आखिर सेल क्यों डिवाइड क्यों होता है, क्यों इंपॉर्टेंस है डिवाइड होने का, क्या ज़रूरत है? तो सेल इसलिए डिवाइड होता है, सबसे पहले सेल का ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए। और सेल डिवाइड होगा तो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ नहीं होगा, रुक जाएगा, इसलिए सेल का डिवाइड होता है। सेकेंड, फॉर द गेमेट फॉर्मेशन। गेमेट फॉर्मेशन किस लिए? क्योंकि फॉर द रिप्रोडक्शन का जरूरत है, इसलिए सेल का ग्रोथ होता है। थर्ड, इन किसी भी डेड सेल, ओल्ड सेल, इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल का ग्रोथ होता है। तो 3 मेन इंपॉर्टेंस है जिसमें सेल का ग्रोथ होता है। सबसे पहले देखते हैं सेल डिवीजन क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। न्यू सेल्स आर फाउंड इन द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, पहला। दूसरा, रिप्लेस ओल्ड एंड इंजर्ड सेल। तीसरा, फॉर गेमेट फॉर्मेशन, नीड फॉर रिप्रोडक्शन। 3 चीज़ मेन, फॉर ग्रोथ, इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए, फॉर गेमेट फॉर्मेशन। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिए, आगे भी काम आएगा। अब सेल डिवीजन देखते हैं, 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस मीन्स जिसमें सेल ग्रोथ, सेल क्यों डिवाइड होता है? फॉर द ग्रोथ। माइटोसिस में सेल इसलिए डिवाइड होता है क्योंकि उसमें ग्रोथ करता है अपना।
कंपेयर टू मियोसिस, मियोसिस इसलिए ग्रोथ होता है फॉर द गेमेट फॉर्मेशन, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन कर सके। मेन फंक्शन है हम लोग का। अब देखते हैं डेफिनेशन। मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ। क्यों ग्रोथ होता है? डिवाइड, ग्रोथ के लिए। स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और टिश्यू इन द प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गेमेट। इसमें गेमेट फॉर्मेशन करता है मेन। स्पेसिफिक ऑर्गेन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और टिश्यू प्लांट में क्या क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्यों? गेमेट फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर्स। इसमें मदर सेल इसलिए डिवाइड होते हैं कि इसमें दो ठो आइडेंटिकल डॉटर्स बन सके। एज कम्पेयर टू मियोसिस, मदर सेल्स फॉर्म 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ 2। इसमें जो की जगह में 4 सेल बनता है। नेक्स्ट, द डॉटर सेल हैव सेम नंबर ऑफ द क्रोमोजोम एज मदर सेल। डॉटर सेल के पास सेम नंबर ऑफ द क्रोमोजोम रहता है। जितना उसके मदर के में रहेगा उतना ही डॉटर सेल में रहेगा, सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम। द न्यू सेल हैव ओनली हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोजोम ऑफ द मदर सेल। जितना क्रोमोजोम इसके मदर सेल में रहेगा उससे जस्ट हाफ हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसका मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ डायग्राम तो देखिए। ये फर्स्ट का है वो है माइटोसिस और सेकंड देख रहा है वो है मियोसिस। सेकंड है मियोसिस। ये जो दिख रहा है एरो कलर का क्रॉस स्ट्रक्चर एक्स का, ये क्या है? क्रोमोजोम है। ये इसमें 4 क्रोमोजोम है। तो जब ये डिवाइड होगा, जब डॉटर सेल बनाएगा तो एक सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेगा। देखिए आप, ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम है। तो इसको बोलते हैं, मेटोसिस को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम डॉटर सेल में है एज कम्पेयर टू मदर सेल। मदर सेल में जितना है उतना ही डॉटर सेल में है। तो इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। एज कम्पेयर टू मियोसिस, मियोसिस में देखते हैं जब ये 4 क्रोमोजोम जब ये डिवाइड होगा तो ये 2-2 क्रोमोजोम में हर एक डॉटर सेल में, क्योंकि इसमें 2 से 4 बन रहा है और इसमें 1 से 2 बन रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन। अब मेटोसिस को क्या नाम, क्या बोला मैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, ठीक। अब एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है आपका, आखिर सेल डिवाइड क्यों होना चाहता है? आखिर सेल को मतलब रिडक्शन डिवीजन मियोसिस करने की जरूरत क्या? हाफ क्यों, अपने क्रोमोसोम नंबर को हाफ क्यों करता है? ठीक, तो इसका आंसर देखिए। अगर मान लो सेल डिवाइड ही नहीं करेगा, जितना क्रोमोसोम मदर के में है उतना ही अगर वो क्या बोलते हैं पेरेंट उसको डॉटर सेल में रहेगा तो क्या होगा? ये हम लोग पता है कि हम लोग क्या है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में है। हम लोग के अंदर कितना सेल प्रेजेंट रहते हैं? 46 क्रोमोसोम। और 46 क्रोमोसोम अगर गेमेट फॉर्मेशन 46 ही करेगा और मेल 46 देखिए फॉर द एग्जांपल हम लोग को अंदर है 46 क्रोमोसोम और डिवाइड करता है हम लोग का गेमेट फॉर्मेशन करता है मियोसिस करने के बाद 23 बनता है। ठीक, बाद में दोनों मेल और फीमेल जब फ्यूज होकर फिर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, 46 बनता है। हम लोग ऐसे बनते हैं। लेकिन मान लो कि ये एक डिवाइडिंग में नहीं होगा, मतलब 46 ही 46 सेल डिवाइड ही नहीं होगा, मियोसिस ही नहीं होगा, खाली माइटोसिस होगा। तो 46 और 46 होगा तो ये एक ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा? ये तो 92 हो जाएगा। वही तो आदमी के हाथ पैर चाहे 5-6 थोड़ा रहेगा। उसी लिए ऑर्गेनिज्म मियोसिस करता है डिवाइड करने के लिए। मियोसिस इस क्यों करता है? क्योंकि उसमें रिडक्शन डिवीजन होता है। जितना क्रोमोसोम पेरेंट्स के होता है उतना हाफ होता है। एक सिंपल समझ लो, माइटोसिस में सेम रहेगा, मियोसिस में हाफ हो जाएगा। सो इस लेक्चर में बस ये चैप्टर कंप्लीट हुआ सेल का। अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं एक और चैप्टर के साथ।